हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस चैप्टर पे देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होते हैं? देखिए, जनरली जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम एक साथ 1 लाख से भी अत्यधिक मात्रा में प्लांट का प्रोडक्शन कराया जाता है लेबोरेटरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसको कैसे कराते हैं और इनके लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को आपको कंटिन्यू बने रहना है और अत्यधिक से शेयर भी करना है और लाइक कमेंट भी करना है, ताकि आपको समझ में आए और आपके साथ साथ आपके साथियों को भी यह वीडियो समझ में आए। तो चलिए हम कैसे प्लांट का प्रोडक्शंस करते हैं और कैसे प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टडी करते हैं और हमें इनमें किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इस सब के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। यह प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, आपको पता ही है। प्लांट टिश्यू कल्चर प्रायोगिक विधियों का वह संग्रह होता है जिसमें अलग किए गए कोशिका या फिर आइसोलेटेड सेल्स जैसे टिश्यू, ऑर्गेन या फिर पोलन ग्रेन, एम्ब्रॉयड्स इत्यादि, इनसे क्या होता है अत्यधिक संख्या में जब एक संपूर्ण प्लांट को प्रोडक्शंस कराया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है या फिर उसे नियंत्रित किया जाता है। यह तब होता है जब इन्हें हम असेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें एक संपूर्ण प्लांट का प्रोडक्शन कराते हैं। मतलब संपूर्ण बोले तो एक पूरी तरह से लेकर के जड़ से लेकर के पूरे रूट सिस्टम से और उनके पूरे ब्रांचेस तक के सारे प्लांट हमें अवेलेबल कराते हैं, मतलब एक संपूर्ण पौधा। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक गोटलीब हेबरलैंड ने 1902, जिन्हें हम पादप उत्तक संवर्धन का जनक या फिर फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को प्रारंभ में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तो दिया था लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन जो जर्मन के जो गोटलीब और हेबरलैंड थे, इन्होंने क्या किए कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह प्रमाणित किया कि जो कोशिकाओं की जो कुछ सेल्स होते हैं या फिर कुछ हद तक ये असफल भी हुए। कैसे? जैसे कि देखिए, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वो टोटीपोटेंट्स की तरह होती हैं और यह एक कोशिका में संपूर्ण पादप में परिवर्तित होने की भी क्षमता रखती हैं। इसलिए इन्हें हम फादर्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स के कहा जाता है। प्लांट का प्रोडक्शंस कराने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में हमें रिक्वायरमेंट के रूप में लेबोरेटरी कंडीशन चाहिए, एपरेटस चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम और ग्रोथ मीडियम भी चाहिए होता है, स्टेरिलाइजेशन और स्टेबलिजमेंट भी चाहिए होता है, और ये जो इसे एसेप्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हमें अवेलेबल होना चाहिए। लाइट टेम्परेचर अरेंजमेंट की अच्छी आवश्यकता होनी चाहिए और एक एरिएशन की भी आवश्यकता होती है एक संपूर्ण प्लांट का प्रोडक्शन कराने के लिए। तो जो लेबोरेटरी कंडीशन होता है उसमें होता क्या है, देखिए, लेबोरेटरी कंडीशंस में यह होता है कि इसमें हमें एक अच्छे से स्वस्थ कमरे की आवश्यकता होती है ताकि उसमें हम इन सारे टिश्यू कल्चर को हम अच्छे से संवर्धित कर सकें वहाँ। तो हमें एक प्रयोगशाला की भी आवश्यकता होती है जहाँ इंस्ट्रूमेंट को हम अच्छे से रखा जा सके, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जा सके और उन्हें मीडिया प्रोवाइड कराया भी जा सके। तो उसमें हमें तापमान, प्रकाश और आर्द्रता यानी सबकी उनको नियंत्रण करने के लिए भी एक अच्छी सी सुविधा होती है। तो हमें एक लेबोरेटरी कंडीशंस भी अवेलेबल होनी चाहिए जिसे हम एक्सपेरिमेंट अच्छे आसानी से कर सकें। और दूसरा जो है सेकेंड पॉइंट हमारा एपरेटर्स, उपकरण के रूप में हमें जो प्लांट टिश्यू कल्चर का यदि संरोपण कराना रहता है तो उसके लिए चाहिए होता है फोर्सेप यानी कि चाकू, स्केलपेल, नीडल्स और संवर्धन फ्लास्क, संवर्धन परख नली, पेट्री डिश, ऑटोक्लेव और अल्ट्रावायलेट्स जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, और एक होता है प्रकाश, लाइट की अच्छी सी व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक होता है लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है, और पीएच भी होना चाहिए ताकि हम उनकी अच्छे से स्टेरिलाइजेशन करके हम प्रयोग करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अपना होता है कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया और ग्रोथ मीडिया होते हैं, तो न्यूट्रिएंट और ग्रोथ मीडिया में हमें किन किन चीज़ों को अवेलेबल होना, जैसे कि देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन का जो पदार्थ होते हैं ज्ञात स्रोत, उसे हम बोलते हैं मीडिया, ठीक है।
अगर हम मीडिया बनाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन का ज्ञात स्रोत होता है, उसे हम बोलते हैं मीडिया। ये मीडिया क्या करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट मीडिया और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट मीडिया मीडिया इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स और एक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और कुछ मात्रा में विटामिन भी होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मीडिया को प्रोवाइड कराया जाता है जिससे वह ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रोयोजेनेसिस का एम्ब्रॉय का। ठीक है, तो इसमें कुछ नेचुरल पदार्थ भी हमें इससे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि नारियल पानी, कोकोनट्स वाटर, मक्का का दूध, या फिर केला, टमाटर, नारंगी का रस इत्यादि को हम उनको प्रोवाइड कराते हैं उन कल्चर में, और जिनसे ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोडक्शंस होता है, फिर एक नए प्लांट का फिर प्रोडक्शंस होता है। स्टेलाइजेशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ एक्सेप्टिक कंडीशन, तो इसमें क्या होता है, देखिए हम जो एक्स प्लांट लेते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उनका तो स्टेलाइजेशन कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने एक्स प्लांट लिए, हम उसमें कॉन्टामिनेटेड जो हो जाने वाले की जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन्हें संदूषित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हमें रिमूव करना होता है, उन्हें मारना होता है, किल करना होता है। तो उसके लिए हमके स्टेलाइजेशन की मेथड को अपनाना होता है, फिर हम प्रयोग में लाते हैं। तो जो इनोकुलेशन यानी कि जो एक्स प्लांट होते हैं, उन्हें जब स्टेलाइजेशन करते हैं, तो स्टेलाइजेशन करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो देखिए स्टेलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव की आवश्यकता होती है, जिसमें 120 डिग्री सेल्सियस तापमान की भी आवश्यकता होती है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टेलाइजेशन कर सकें। तो ये कब होता है, 25 से 30 मिनट तक के ऑटोक्लेव में हम इसका संशोधन करते हैं, और उसे प्रयोग में लाने के लिए हम उसका स्टेलाइजेशन करते हैं। तो जब एक पादप फंग का जब हम स्टेलाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड होते हैं, उससे धोया जाता है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड्स, नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स, ब्रोमाइन जल और मर्क्यूरी क्लोराइड्स और एथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट्स, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स, इन सभी को हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कंप्लीट हमें प्लांट का प्रोडक्शन मिल सके। और एक होता है लाइट, संवर्धित हो रहे पादप अंगों को हम 2000 से 3000 लक्स तीव्रता वाली प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनकी प्रोवाइड कराया जाता है। और जो 6 पॉइंट में है टेम्परेचर अरेंजमेंट, तो टेम्परेचर अरेंजमेंट्स के लिए भी हमें उष्ण जलवायु वाले जो पौधों को अत्यधिक तापमान तथा शीतोष्ण जलवायु वाले पौधे को अपेक्षाकृत कम तापक्रम की आवश्यकता करानी होती है। सामान्यतः जो होते हैं 20 से 26 डिग्री सेल्सियस से के आसपास तापमान उचित रहता है, हमें इन्हें अवेलेबल करवाना होता है। एक होता है एरिएशन। एरिएशन यानी कि देखिए श्वसन क्या होते हैं, जीवन का एक लक्ष्य होता है, सभी को श्वसन की आवश्यकता होती है, तो हमें इनको प्रोवाइड कराना होता है। और इन्हें हम जो एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उनके ऊपर कॉटन प्लग का यूज़ करते हैं। कॉटन प्लग ही हमें जो इनके जो रिक्वायरमेंट होते हैं, मीडिया होते हैं, उनमें एयर का एक्सचेंज कर पाते हैं, एक शुद्ध एयर को प्रोवाइड कराते हैं, बाकी चीज़ों को कॉन्टामिनेटेड एयर को वह ऑब्जर्व नहीं करते, तो इन्हें भी एक श्वसन की आवश्यकता होती है, तो इन्हें भी एरिएशन प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम इनके जो स्टेप होते हैं, उत्तक संवर्धन की विधियाँ और चरण, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे स्टेप और प्रोसेस इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर, कि किन किन स्टेप्स का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्वप्रथम हमें एलिट प्लांट का चयन करना होता है, जिससे टिश्यू का यूज़ किया जाता है एक्स प्लांट्स के रूप में। एक प्लांट से कैसे हम एक्स प्लांट के रूप में कन्वर्ट किए। इसके बाद जब इनोकुलेशंस कराते हैं, तो इनोकुलेशंस कराने के बाद इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया के रूप में हम सेमी सॉलिड लिक्विड, जिसमें वाइट मीडिया, स्कूक, मुरासिक एंड स्कूक उपयोग में लाया जाता है। इन चीज़ों का हम उपयोग में लाते हैं मीडिया के रूप में। आपको एक्स प्लांट नज़र आ रहा होगा, और कॉटन प्लग भी, और एक होगा हमारा जो एमएस मीडिया भी आपको नज़र आया। अब आगे देखिए, टिश्यू कल्चर के लिए ऑल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कॉटन प्लग सहित हम करीब 20 से 30 मिनट तक 120 डिग्री सेल्सियस से हम 20 पाउंड दाब पर हम ऑटोक्लेविंग कर स्टेलाइजेशन कर लेते हैं उनके एक्स प्लांट्स को। इसके बाद हम उसे एक्स प्लांट में परिवर्तन करते हैं, एमएस मीडिया में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं, कॉटन प्लग्स के थ्रू हम उसको ढक देते हैं। फिर इसके बाद उसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम उसको सब कल्चरिंग कर लेते हैं।
माध्यम को जब हम मीडिया में पीएच को हम लगभग 5.6 या फिर 5.8 के रूप में रखा जाता है। देन आगे कंटिन्यू जब से सब कल्चरिंग कर लेते हैं, तो सब कल्चरिंग करने के बाद इसके जो कॉटन प्लग होते हैं उसे कवर किया जाता है, जिससे इसमें मीडिया जो होते हैं उसमें फ्रेश एयर ही उसे प्रोवाइड हो सके। और इसमें पार्ट्स ऑफ कैलस का भी प्रोडक्शंस होता है और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो इसमें मैनिपुलेशंस होता है जिसमें एम्ब्रॉय और कैलस का डेवलपमेंट होने लगता है। फिर इसमें हम ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कुछ रेशियो डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें वह जो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन होते हैं या ग्रोथ मीडिया होते हैं, हार्मोन ग्रोथ होते हैं, जिससे हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस का डेवलपमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक इनिशिएशंस ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशंस देखना हमें स्टार्ट हो जाता है। और आपको यहाँ एमएस कल्चर मीडिया भी देखने को मिलेगा। जब इसका हम हाइयर क्वांटिटी में जब साइटोकाइनिन को प्रेजेंट कराते हैं तो शूट फॉर्मेशंस होता है। और देन वहीं अगर हम लो क्वांटिटी में अगर ऑक्सीजन रेशियो की मात्रा डालें तो उसमें हमें रोड का फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। तो आपको प्रारंभ में आपको इनिशिएशंस ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा। इसमें हमने ऑक्सीजन और साइटोकाइन की कुछ मात्रा हमने मिलाए थे, जिससे यह हमें प्राप्त हुआ था। और आगे देखेंगे आपको यहाँ शो हो रहा होगा, तैयार किया गया न्यू प्लांट या पौधा को हम ग्लास हाउस एंड फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं या ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे आपको नज़र आ रहा होगा न्यू प्लांटलेट रूट्स फॉर्मेशंस हो गया। और इसमें एमएस मीडिया में रूट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा। जब इसका पोटिंग कराते हैं तो एक रीजनरेट प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जो कि कंप्लीट हमें प्लांट का एक फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। अगर हम इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए, आदर्श एक्सपेरिमेंट्स एवं प्लांट टिश्यू कल्चर की एक एक्स प्लांट से 1 लाख से भी अधिक मात्रा में हम 1 वर्ष में प्लांट का प्रोडक्शन करा सकते हैं। टिश्यू कल्चर में प्रसुप्त अवस्था या परिपक्व अवस्था जैसे कि जूनियर स्टेज या फिर मैच्योरिटी टाइम से अधिक का प्रभाव नहीं होता है इसमें। इस विधि द्वारा विकसित पौधा एलिट प्लांट सदृश होता है। मतलब हम इस मेथड में एलिट प्लांट के रूप में हम एक प्लांट्स ही लेते हैं, मदर प्लांट्स, हम उसका कुछ सेक्शंस कटिंग करते हैं और उसे हम एक्स प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, उसका टिश्यू से निकालते हैं। वायरुलेंस इन्फेक्टेड प्लांट्स के शीर्ष के टिश्यू को कल्चर कर वायरस रहित पौधों को विकसित कराया जाता है। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट भी टिश्यू कल्चर के टेक्निक के फलस्वरूप ही संभव होता है। मतलब हम एक डिसीज प्लांट को हम एक डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स के रूप में हम उसे प्रोडक्शंस कराया जा सकता है और उसका जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। इस मेथड को हम जो विलुप्त हो रहे प्रजातियों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, उनके संरक्षण के लिए। तो इस तकनीक में हमको समय भी कम लगता है और धन की भी बचत होती है। तो इसके द्वारा हम उत्पन्न किए गए उत्तक टिश्यू का या पौधा का यह पौधे में जो रोगजनक जीव होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। इस मेथड्स के द्वारा सारे रोग को हम रिमूव कर देते हैं और एक नए हेल्दी प्लांट का प्रोडक्शंस कर लेते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। देन अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।